अब बड़ी खबरों के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून की सड़कों पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव तक तो मोदी सरकार ने कोई भी दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही महंगाई आसमान छूने लगी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। फलों और साग सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो रहा है। रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है। लोगों को सामने घर परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब से चुनाव खत्म हुए तब से मोदी सरकार की लूट दोबारा से शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल 5-6 बार, आज 6वीं बार रेट उनका बढ़ा है। 50 रुपए सिलेंडर पे आपने बढ़ा दिया। आपकी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्या था कि आप लोग जब इलेक्शन चल रहा था तब आपने कभी एक बार भी रेट बढ़ाया नहीं, और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ आज 6वीं बार है जब आपने पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया। जो बच्चों की किताब कॉपियां उस पर आपने रेट बढ़ा दिए, जीएसटी बढ़ा दिया, राशन आपका महंगा हो गया, सब्जियां आसमान छू रही है। तो इसके खिलाफ हम लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लूट बंद करिए, ये लूट अच्छी नहीं है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, इसे क्या कहें? कांग्रेस अब कोई मुद्दा ढूंढ रही है सत्र शुरू होने से पहले, ताकि सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया जा सके, या वाकई अचानक चुनाव खत्म होते ही महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की कमर टूट गई है? देखिए अनुज, राजनीतिक दलों को कोई ना कोई मुद्दा लेकर के अपना होने का एहसास लगातार कराना पड़ता है, और विपक्ष में रहते तमाम नेताओं को जाहिर सी बात है जनता की नब्ज को टटोलते हुए जनता के जहन में उठने वाले हर वाजिब सवाल जो सरकार से पूछे जाते हैं उसको लेकर के महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी आज वही काम किया है। कांग्रेस की महिला इकाई की ओर से आज कॉल किया गया था तमाम कार्यकर्ताओं को कि महंगाई के खिलाफ, जिसमें फलों के दाम, सब्जियों के दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम, या फिर यूं कहें कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम के अलावा अगर देखेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में घंटा घर तक जुलूस निकाला, रैली निकाली और गांधी पार्क पर आकर के उपवास भी किया। दाम, सब्जियों के दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम, या फिर यूं कहें कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम के अलावा अगर देखेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में घंटा घर तक जुलूस निकाला, रैली निकाली और गांधी पार्क पर आकर के उपवास भी किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और सीधे आरोप लगाया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दरमियान कहा था महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा, महंगाई को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और हर संभव राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के आम जनता की महंगाई से जो हालत खस्ता हो रही है उसको, दुख को समझते हुए उस पर मरहम लगाने का काम करेगी। लेकिन चुनाव बीत गए, सरकार बन गई, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यानी रसोई गैस सिलेंडर देहरादून में, अगर हम राजधानी की बात करें तो 968 रुपए का पड़ रहा है, 68 रुपए कुछ पैसे का, यानी 969 रुपए का इसमें पड़ रहा है इस वक्त सिलेंडर। वहीं अगर दालों के दाम देखेंगे 100 के पार पहुंच चुके हैं, सब्जियों के दाम देखेंगे 40 से 70 के बीच में पहुंच चुके हैं। इसको लेकर के कांग्रेस की महिला इकाई ने आज सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। लेकिन एक बात यह सच है कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होने वाला है, उसको लेकर भी कांग्रेस सड़कों पर आकर के अपनी धमक दिखाना चाहती है। भले ही अभी तक नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी भी विधायक का चयन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की महिला इकाई ने इस मुद्दे को लपक करके यह बताने का प्रयास किया है जनता के सामने कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और कांग्रेस सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रही है। देर रात तक नेता प्रतिपक्ष का चयन भी हो जाएगा और विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी श्रीनिवास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मंगलवार को विधानसभा सत्र का शुभारंभ हो रहा है। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र से पहले सोमवार को कार्य मंत्रणा परिषद की बैठक हुई है। स्पीकर रितु खंडूरी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के बाद उन्होंने बताया है कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण से होगी और फिर लेखानुदान पेश किया जाएगा। स्पीकर रितु खंडूरी ने उम्मीद जाहिर की है कि सत्र सुचारू ढंग से चलेगा। उन्होंने पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की है।
मंत्रणा की अभी बैठक हुई, उसमें ये निर्णय हुआ है कि गवर्नर साहब का भी भाषण होगा और लेखानुदान जो अभी 22-23 है उसको भी हम पटल पे रखेंगे। और बाकी जी, आपका भी पहला सत्र और बहुत सारे विधायकों सभी का पहला सत्र, किस तरीके का एक आपस में? देखिए हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण है, गर्व का भी है क्षण मेरे लिए और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए पुराने सब मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बजट का हम पास करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे से सदन चलेगा। हालांकि विपक्षी विधायकों का कहना है कि सत्र की अवधि काफी कम है, क्योंकि सत्र के दौरान जो मुद्दे उठाना चाहते हैं उनको उठाने का समय नहीं मिलेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि वो सदन के अंदर कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। विपक्ष ने सदन को और ज्यादा दिन चलाने की मांग की है। अभी 2 दिन कल अभिभाषण है और 2 दिन का सत्र की बात हो रही है। हम तो चाहेंगे सत्र लंबा चले, अच्छा चले, क्योंकि काफी दिन बाद सत्र बुलाया गया है और जनता के ज्वलन मुद्दे हैं। महंगाई बहुत चरम पे है, खनन बहुत चरम पे है, तो उसके विषय में भी सदन में बात रखनी है। महंगाई भी 3.5 रुपये डीजल बढ़ गया है, 50 रुपये गैस पे बढ़ गए हैं। सभी मुद्दे हैं जो हमें सरकार के समक्ष रखने हैं और जनता के सामने लाने हैं। तो उन मुद्दों को लेकर के हम तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं कि जनता के मुद्दे हम सरकार के सामने रखें और सरकार उनका निराकरण करे। लेकिन 2 दिन का सत्र की बात हुई है, 2 दिन बहुत काफ़ी नहीं है, लंबा सत्र चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड में मंगलवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। देहरादून से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि भले ही कांग्रेस के पास संख्या बल 19 का है, लेकिन वो सरकार को घेरने के लिए काफी है। सदन में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। देखिए, जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है वो सरकार की दशा दिशा दृष्टि, उनके आंख कान नाक, कितनी पैनी नजर इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे, जो कि आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कितनी पैनी नजर बना के सरकार ने रखी है और क्या उनका मास्टर प्लान है, गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद पता लगेगा। और देखिए, जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको तो हम पूरा उठाने के लिए मजबूती के साथ, जैसे पहले यहाँ से हमेशा मजबूती के साथ सदन में माता जी ने आवाज़ उठाई, मेरी आशा यही है कि उसी मजबूती के साथ, उन्हीं संसदीय परंपराओं के साथ यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं, चाहे हम ISBT की बात करें, चाहे हम जू की बात करें, चाहे हम रिंग रोड की बात करें, चाहे स्टेडियम जिसका हैंडओवर ये सरकार नहीं ले पाई, खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान पिछले 5 वर्षों में हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर बिल्कुल हम सदन में मुखर भी होंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि समन्वय बैठाकर संबंधित मंत्रालय से या माननीय मुख्यमंत्री जी के उनसे दफ्तर से इन कार्यों को कराने की गति को। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत, राजधानी देहरादून से। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर विपक्ष के जिस तरह से तेवर दिखाई दे रहे हैं, पहले से ही सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पहले से ही साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हम सदन के भीतर सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे, तो जाहिर तौर पर हंगामा ज्यादा और विधायी कार्य कम होगा। बिल्कुल अरुज, देखिए, जब भी कोई सत्र चलता है तो जाहिर सी बात है सरकार उसमें विपक्ष के तमाम आने वाले तीखे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहती है। इस बार सरकार, क्योंकि नया गठन हुआ है, 5वीं विधानसभा का गठन हुआ है, बतौर मुख्यमंत्री अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी, सरकार की तरफ से आज फ्रंट फुट पर रहेंगे विधानसभा के अंदर। क्योंकि आज देर रात भी एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, देर रात भी विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। तमाम विधायक आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, जनता दर्शन हॉल में यह बैठक होगी और उसके बाद रात्रि भोज भी किया जाएगा। हालांकि मीडिया की एंट्री इसमें नहीं है, लेकिन जहां तक सत्र का सवाल है, सत्र में विपक्ष ने भी अपनी पूरी रणनीति बनाई है। लेकिन रणनीति बनाने के साथ साथ अनुज, सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो नियम 58 और नियम 310 के तहत कोई अगर आपको मांग उठानी है या कोई सवालात लगाने हैं या कोई सवालात सरकार से करने हैं तो आप कैसे करेंगे? उसकी तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। भले ही आप मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए यह बात जरूर कह दें हम तमाम मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन मुद्दे कौन उठाएगा? जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा होगा तो क्या नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में उपनेता सदन और कांग्रेस के तमाम विधायक वेल में आकर के हंगामा करेंगे? अगर करेंगे तो उसकी रणनीति कब बनेगी?
आज अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें भी तय नहीं हो पाया कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। यानी कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि हमारे सूत्र यह बता रहे हैं कि प्रीतम सिंह जो वर्तमान में निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन्हीं को मौका मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि अब सोनिया गांधी को फैसला लेना है कि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का कौन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की भी तैयारी पूरी है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल, जिनको आपने पिछले बार देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने बेहतरीन संचालित करने का प्रयास किया विधानसभा को। इस बार वो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में होंगे और रितु खनूड़ी जो पहली महिला स्पीकर है उत्तराखंड की, वो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगी। और जाहिर सी बात है, विपक्ष की ओर से जब नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा तो कांग्रेसी विधायक उनकी अगुवाई में अपने विपक्ष का धर्म निभाते हुए वेल में आकर के हंगामा भी करेंगे, कहीं ना कहीं मीडिया गैलरी में भी बैठेंगे और तमाम मुद्दों पर 310 के तहत चर्चा कराने की मांग भी करेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11 बजे होना है। राज्यपाल का अभिभाषण से तात्पर्य है कि सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार किस डायरेक्शन में चलना चाहती है, सरकार किस विजन पर अगले 5 साल काम करेगी, उसको लेकर के एक मुखौटा होता है राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का। जब वो अभिभाषण पढ़ा जा रहा होगा, उसके बाद लेखानुदान भी सदन में आना है और लेखानुदान का सीधा मतलब है कि अगले 4 महीने में वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ साथ जो बजट अलॉटमेंट किया जाता है, वही अलॉटमेंट करने के लिए राज्य सरकार इस विधानसभा के लेखानुदान को लेकर के इस आवश्यक सत्र को बुलाने के प्रयास कर चुकी थी और यह विधानसभा सत्र की इसी रूप में कार्रवाई संचालित हो रही है। लेकिन विपक्ष और पक्ष कैसी भूमिका अंदर निभाएगा, यह कल 11 बजे से पता चलेगा। जी श्रीनिवास, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। इस थ्योरी पर हम सबको चलना चाहिए। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये देश की जन भावना है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। देखो, गडकरी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार अगर है, कोई भी करता है, तो वो बचना नहीं चाहिए। मोदी जी कुल मिलाकर के टोटली कमिटी, कोश्यारी जी चाहे कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री बनाओ, उसके लिए जरूर विरोध करते रहते हैं। कभी कभी दूसरी पार्टी विरोधी दल के नेता भी फायदा उठाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए ऐसी बात करते रहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इन लोगों को भी अभी कुछ जरूरत है सीखने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी विधायक आए हैं चुन के, वो प्रेरणा लेंगे हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी से और हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी से। उत्तराखंड में भले ही अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं मिल पाए हों, लेकिन मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी प्रेमचंद अग्रवाल को दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थिति अपने ऑफिस में हवन पूजन किया है और सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि सत्र की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग जरूरी होता है। प्रेमचंद अग्रवाल ने यह साफ किया है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की तरफ अग्रसर होगा। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं और अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। इससे पहले स्पीकर रहे हैं, हालांकि सदन चलाने का अनुभव है, लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार की पैरवी, ये किस तरीके का अनुभव होगा? देखिए, मैं सबसे पहले अपने हाईकमान का धन्यवाद कर रहा हूँ। जब जो जिम्मेवारी दी है मैं निभाई भी है और भगवान श्री के मैंने अभी पूजा अर्चना भी किया है। भगवान श्री से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो दायित्व मुझे दिया है निश्चित रूप से वो मैं निभा सकूं और मैं अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, अपने जेपी नड्डा साहब का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीएल संतोष साहब का जो हमारे महामंत्री संगठन है, अपने युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का और सभी नेताओं का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। ठीक है, अध्यक्ष विधानसभा के रूप में जिम्मेवारी का एहसास जब मैंने किया था या जब मुझे
जिम्मेवारी मिली थी तो तब भी नहीं सोचा था कि मैं चला पाऊंगा, और आज भी मैं यही सोच रहा हूं कि कैसे चलाऊंगा, लेकिन आप जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा, भगवान श्री का आशीर्वाद मिलेगा, पूरी कोशिश करूंगा कि इसे निभा सकूं, ठीक से चला सकूं। और हम लोग माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार ये 5 साल चलेगी और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतरेंगे। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने शुरुआत कर दी है, आप देखिए 6 महीने के लिए फिर से जनता को फ्री में राशन देने का निर्णय लिया है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं, और वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे और जनता की तमाम आकांक्षाओं को ये सरकार पूरा करेगी, मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ। सहारा समय से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी। अग्रवाल जी का साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन का सत्र है जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा और लेखानुदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता ने जो उम्मीद बीजेपी से जताई है, बीजेपी सरकार 100% उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थिति अपने कार्यालय में हवन पूजा कर अपने कार्य की शुरुआत की है। सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, जनता ने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है। सौरभ ने कहा है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है, वो उस पर खरा उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस भी मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो उसको बखूबी निभाएंगे। सौरभ बहुगुणा ने दूर दराज से आए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सौरभ जी, आज विधिवत तरीके से विधानसभा के अपने कार्यालय में कामकाज संभाल लिया, किस तरीके की फीलिंग है ये? बहुत अच्छी फीलिंग है जी, और प्रेशर भी है कि उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने मुझको दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, और उम्मीद करता हूं कि उनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा, उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा, और इस प्रदेश की जिसकी सेवा मेरे दादाजी ने करी है, स्वर्गीय दादाजी ने, मेरे पिताजी ने करी है, आज मुझे भी उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है प्रदेश की। तो थोड़ा प्रेशर भी है लेकिन एक्साइटमेंट भी है कि काम करने का जज्बा है, धरातल पे काम उतारने का जज्बा है, और अधिकारियों के साथ काम कर चुका हूं 5 साल, उनका वो कल्चर पता है, तो उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। और आप देखिएगा उत्तराखंड में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में भी परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखाई दिए। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। परीक्षा केंद्रों के भीतर जाने से पहले सघन चेकिंग की जा रही है। बोर्ड परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जा रही हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, कोरोना धोखा नहीं रहना है। नैनीताल के भीमताल की ग्राम पंचायत सरडी की ग्राम प्रधान ने सरडी चौकी इंचार्ज पर फोन पर अभद्रता का आरोप लगाया है। भीमताल ब्लॉक में ग्राम प्रधान, महिला संगठन सहित कई लोगों ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला पंचायत सड़क निर्माण को लेकर
चौकी इंचार्ज ने ग्रामीणों के साथ अभद्रता की है, जबकि रेंजर के कहने पर कार्य को रुकवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक चौकी इंचार्ज को नहीं हटाया जाता तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। जिला पंचायत की एक सड़क निर्माणाधीन थी, जिसको लेकर गांव के दूसरे पक्ष की आपत्ति थी कि उनका मलबा दूसरे के खेत पर आ रहा। तो इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति थी, जिस पर थाने भीमताल पर सूचना गई और चौकी सलड़ी के सब इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा मौके पर गए थे। ग्राम प्रधान मौके पर नहीं थी। उनकी दूरभाष से चौकी इंचार्ज से जो वार्तालाप हुई है उसको लेकर उन्हें आपत्ति है कि उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। प्रथम दृष्टया कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न था, जिसके नाते उप निरीक्षक वहां मौके पर गए। यदि उनके द्वारा कोई अभद्रता इस पर की गई है तो उसकी जांच की जा रही है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरे को रेंजर साहब का फोन आया, प्रधान जी जब तक हमारी टीम यहाँ पे ना पहुंचे तो काम हमारी टीम पहुंचेगी, काम शुरू होगा। मैंने वहाँ पे फोन किया कि आप इस काम को अभी थोड़ी देर रोक दीजिएगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ मिश्रा जी कह रही थी, गांव वालों ने कहा मिश्रा जी कह रही कि आप काम करिए, इसको कोई नहीं रोक सकता है। डीएम साहब की परमिशन, एसडीएम साहब की परमिशन है। तो मैंने कहा कि मेरे गांव वाले मेरे पास आए तो मैंने कहा सर आप मेरी बात सुनिए, थोड़ी देर काम रोकिए, गांव का विकास होगा, अच्छी बात है, गांव का विकास होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उनने मुझे उल्टा सुल्टा, मेरे गांव वालों को भी धमकाने की कोशिश करी और मुझे भी उल्टा सुल्टा बोल के मतलब एक ऐसी बदतमीजी से बात करी, आप कौन होती हो और आप एक प्रधान, हम कोई प्रधान को नहीं जानते, मेरे से अभद्रता से बात करी। और मैं ये चाहती हूँ कि उनको यहाँ से मतलब उसका ट्रांसफर करा दिया जाए। वो मेरे साथ भी हर किसी की शिकायत आ रही, हर महिला की शिकायत आ रही है। ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के आईटीआई क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। मृतका के परिजनों की सूचना मिली थी कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के साथ जब मृतक के परिजन उसके घर पहुंचे तो वहां पर नवविवाहिता का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। कल शाम हमने करा फोन, भैया गया था वहाँ आगे बुलाया, पेठे की मिठाई तो भैंस फोन कर रहा तो फोन नहीं उठाया लड़की ने, किसी ने भी फोन नहीं उठाया, जवाब नहीं आया। 9 साढ़े 9 बजे 10 टाइम का होगा कि तो नहीं पता। तो सुशन ने फोन करा तुम्हारी लड़की खत्म हो गई। उसके बाद फोन काट दिया। हम गए बाजपुर थाने में, उन्होंने कहा कि तुम अपनी रिपोर्ट लिखवाओ पट्टी जाकर। पट्टी करी तो उन्होंने कही काशीपुर लिखवाओ। जब काशीपुर हम गए, जब जाकर हमने वहाँ बताया, जब जाकर वो लोग आए, जब देखा हम वहाँ पहुँचे, लड़की हमारी चारपाई पे पड़ी थी। ये एक बाजपुर निवासी एक लड़की की शादी हमारे यहाँ परमानंदपुर में हुई थी। लड़की का नाम साजिया, उम्र 20 वर्ष है। लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी यहाँ, जिसने कल जो है किन्हीं कारणों से इनके आपस में विवाद हुआ। तो विवाद के बाद उसने आत्महत्या कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और बाद पोस्टमार्टम बॉडी जो है उनके घर वालों को सुपुर्द की जा चुकी है। अब तहरीर आएगी तो उस हिसाब से कार्रवाई। देहरादून में सामाजिक संगठनों ने दिवंगत कामरेड बच्चीराम कोसवाल को याद किया है। जनसंवाद समिट के बैनर तले उत्तराखंड प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा है कि बेशक बच्चीराम कोसवाल सीपीएम से जुड़े थे, लेकिन उनका सामाजिक दायरा काफी बड़ा था, इसीलिए न केवल सीपीएम बल्कि अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी उनका बहुत सम्मान किया है। देश और प्रदेश के विकास से संबंधित कोई भी जन आंदोलन रहा हो, बच्चीराम कोसवाल ने उन आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई है। अपनी पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पत्रकार उमेश ढोभाल के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए चलाए गए जन आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। शिक्षकों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने शिक्षक तक की नौकरी छोड़ दी थी। कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं ने कहा है कि कामरेड कोसवाल के
अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल, सीपीआई के नेता समर भंडारी, सीपीआई एमएल के इंद्रेश मैखुरी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन मंच की कमला पंत सहित कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस मौके पर जनसंवाद समिति के सचिव सतीश धौलखंडी और त्रिलोचन भट्ट ने जनगीतों की प्रस्तुति दी। आइए आपको सुनवाते हैं ये तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com। सहारा प्रणाम।